अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छे, हम इंशाल्लाह इस क्लास में रिमेनिंग IFRS 15 के MCQs डिस्कस करेंगे जो हमारे रह गए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे MCQs नंबर 9 से। एक एंटिटी एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक कस्टमर के साथ जिसमें वो प्रोडक्ट A, B एंड C सेल करेगी और उसके बदले में 100 रुपया ट्रांजेक्शन प्राइस होगी। इस ट्रांजेक्शन की प्राइस क्या है? 100 रुपये। अच्छा, अगर वो इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट A सेल करे तो उसकी प्राइस चार्ज करती है 50 रुपीज। अगर वो इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट B या C सेल करे तो उसकी प्राइस 25 एंड 75 चार्ज। बट इस पूरी ट्रांजैक्शन की प्राइस कितनी है बच्चे? 100। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि इस 100 को, इस ट्रांजैक्शन प्राइस को among performance obligation, because these are the performance obligations and these are three distinct performance obligations, specific performance obligations, हमें उसमें एलोकेट करना है। जैसे एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस 100 प्रोडक्ट A, B एंड C किसके मुताबिक? IFRS 15 के मुताबिक। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे किस तरह से? 50 ओवर 150 टोटल फिगर और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हंड्रेड्स। 50 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये प्राइस बन जाएगी 33.33। तो एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस अमंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उनमें से प्रोडक्ट ए को एलोकेट हुई है 33.33। इसी तरह से बच्चे 25 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, इसका आंसर होगा 16.67। लास्ट वन बच्चे 75 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे इसकी क्या एलोकेटेड प्राइस होगी 50। तो इन सब का टोटल करेंगे 100। तो अब आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। 33 राउंड ऑफ करेंगे तो 33 बन जाएगी, 33 16 की बजाय ये 17 हो जाएगी। तो देखिएगा कौन कौन सी। ये ऑप्शन तो पहली वाली करेक्ट नहीं है, 50 25 75 33 17 और 50, ये ऑप्शन करेक्ट लग रही है। अच्छा देख ले बाकी ऑप्शन 33 50 और 17 ये भी करेक्ट नहीं है, 17 33 और 50 ये भी करेक्ट नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन ही करेक्ट है, राउंडिंग ऑफ किया होगा। अच्छा बच्चे इसके बाद MCQs नंबर 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Which of the following items has correctly been included? इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्टली इंक्लूड हुई है हकीम लिमिटेड के रेवेन्यू में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001? तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। 2 मिलियन इन रिलेशन टू फी निगोशिएटेड फॉर एन एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट। 2 मिलियन की एक एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट की निगोशिएशन में HL के क्लाइंट के साथ। HL एक्टेड एज एन एजेंट। HL कैसे एक्ट कर रहा है? एजेंट के तौर पे। ड्यूरिंग द डील एंड, और उसको इंटाइटल्ड है 10% कमीशन। एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या करेगा? ये कमीशन एजेंट है, ये 10% टोटल रेवेन्यू का, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कमीशन रिसीव करेगा 10%। तो अब ये 2 मिलियन तो इसकी पूरी इनकम तो नहीं है, 2 मिलियन का 10% इसकी कमीशन इनकम बनेगी, तो ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, ₹500,000 रिलेटिंग टू सेल ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट।
स्पेशलाइज इक्विपमेंट 5 लाख रुपए का बेचा है 31 दिसंबर 2001 को और फुल सेल वैल्यू है 7 लाख रुपए, जबकि 2 लाख रुपए का ताल्लुक सर्विसिंग के साथ जो एचएल प्रोवाइड करेगा ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स, अगले 2 साल भर में। तो इसी वजह से एचएल हैज नॉट इंक्लूडेड दैट इन रेवेन्यू दिस ईयर। इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट किस डेट पे हो रहा है, 31 दिसंबर को। अभी तक उसने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, वो तो सर्विसेज अगले 2 सालों में प्रोवाइड करेगा। तो टोटल 7 लाख रुपए में से अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए की इक्विपमेंट के रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये पॉइंट इन टाइम है। रिमेनिंग 200,000 जैसे जैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वैसे वैसे रिकॉर्ड होगा। तो अभी तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड हुई नहीं, इसी वजह से ये रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं किया, एचएल ने कोई भी पोर्शन इसका रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। 8 लाख रुपया रिलेटिंग टू सेल है सम सरप्लस लैंड जो एचएल, तो आपको पता है नॉन करंट एसेट की डिस्पोजल पे जितना भी गेन होगा वो तो आएगा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, और ये रेवेन्यू का पार्ट नहीं है क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, प्रिंसिपल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज नहीं। अच्छा, ₹1 मिलियन 10 लाख रुपए सेल टू अ न्यू कस्टमर 31 दिसंबर 2001, कंट्रोल पास टू द कस्टमर ऑन 31 दिसंबर 2001, कंट्रोल कस्टमर को पास ऑन हो गया। ₹1 मिलियन इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर 2003। अच्छा जी, ₹1 मिलियन कब रिसीव होना है, 2 साल के बाद, और डिस्काउंट या इंटरेस्ट का रेट है 10%। आपको पता है इस पे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तो रेवेन्यू 1 मिलियन से रिकॉर्ड नहीं होगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 मिलियन इंटू 1.10 रेज टू पावर -2 की अमाउंट रिकॉर्ड होगी। तो ये भी बात ठीक नहीं है। ठीक होगा जी बच्चे। बच्चे नेक्स्ट वन 11th, हॉवर लिमिटेड एक कार रिटेलर, यकम अप्रैल 20x4 एचएल ने एक गाड़ी बेची अपने कस्टमर को कुछ इन टर्म्स के मुताबिक। सेलिंग प्राइस कार की होगी 25.3, कस्टमर पे करेगा 12.65, हाफ ऑफ द कॉस्ट यकम अप्रैल 20x4 को, और रिमेनिंग 12.65 मिलियन पे करेगा 31 मार्च 20x6, 2 इयर्स आफ्टर। कस्टमर ने ये फाइनेंस 10% डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट आपने 10% से कैलकुलेट करना। टोटल अमाउंट बताइएगा जो एचएल क्रेडिट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस में इस ट्रांजैक्शन के बदले में 31 मार्च 2005। अच्छा बच्चे, अब इस बात को जरा अच्छे से समझिएगा। पहली बात तो ये कि टोटल 25.3 की अमाउंट है, मैं जरा अच्छे से समझाऊं, 25.3 मिलियन की अमाउंट, इसके दो टुकड़े हो गए। एक पेमेंट 12.65 की तो आपको रिसीव हो गई, बट ये 12.65 उसी वक्त रिसीव नहीं होनी, ये तो 2 साल बाद मिलनी है। जो तो आपको उसी वक्त रिसीव हो गई वो तो अमाउंट एज इट इज रेवेन्यू में ऐड हो जाएगी, ये आ गई रेवेन्यू के कितने से 12.65। अच्छा, ये आफ्टर 2 इयर्स, इसका मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं वही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। क्या फॉर्मूला जी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 12.65 इंटू 1.10 जी 10 रेज टू पावर -2। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.10 रेज टू पावर -2 इंटू 12.65, ये फिगर है जी 10.45। तो टोटल अमाउंट रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड हो जाएगा, 12.65 और 10.45, 23.10, 23.10।
अच्छा, अब ये भी अमाउंट हो गई जिसको हमने डिस्काउंट किया, रेवेन्यू इतने से रिकॉर्ड। अच्छा, अब इसके साथ इंटरेस्ट इनकम भी तो आएगी। वो क्यों? क्योंकि साल भर नहीं गुजर गया। देखिए मुआयदा किस डेट पे हुआ है, यकम अप्रैल 20x4, और आपसे कहा जा रहा है कि आपने रिकॉर्डिंग बतानी है 31 मार्च 2005 में। एक साल तो गुजर गया। तो अब आपने बताना है जी इस पे कितना बनेगा इंटरेस्ट, 10.45 इंटू 10%। जी बच्चे, 10.45 इंटू 10%। तो बच्चे ये फिगर होगी 1.05, राउंड ऑफ कर दिया हमने। तो ये टोटल फिगर कितनी हो जाएगी, 5,114, दिस वन 24.15, 24.15। अब आपने बतानी है इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी। जी, अब आपके बिल्कुल सामने ये करेक्ट ऑप्शन है इसकी। जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? सब बातें क्लियर है ना? किसी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए, हर बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये आपके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एमसीक्यूज नंबर 12 स्टार्ट कर। डिटर्मिन द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज। आपने डिटर्मिन करनी है किस अमाउंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा फर्स्ट ईयर ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट ईयर हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एग्जाम्पल ऑफ विच स्टेप इन द IFRS 5 स्टेप मॉडल। ठीक हो गया जी? अब आपने बताना है, अब आपको पता है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड किया जाता है जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दिया जाए। और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है, कब सेटिस्फाई होती है, पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम। ठीक होगा जी बच्चे? तो रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू को जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, शाबाश, सेटिस्फाई हो। यही पूछा गया ना, रिकॉग्निशन एज एंड व्हेन सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, नहीं, ये बात नहीं है। रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और इसमें दो ऑप्शन होते हैं, सॉरी, इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन। जी बच्चे, ठीक है जी। ये दो ऑप्शन क्या है? दो ऑप्शन ये है, ये होगी पॉइंट इन टाइम और सेकेंडली ओवर टाइम। तो ये बी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 13 स्टार्ट। एक्स लिमिटेड ने एक कंपेटिटिव बिड विन की के प्रोवाइड करनी है कंसल्टिंग सर्विसेज ने कस्टमर। एक्स लिमिटेड ने कुछ कॉस्ट इंकर की इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने की। ठीक हो गया जी बच्चे? कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉयज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कमीशन अगर कॉन्ट्रैक्ट विन किया तो फिर कमीशन दिया जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट विन ना हुआ तो कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। हमने पढ़ा था ऐसी कॉस्ट जो इंकर तभी होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन किया, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करें या ना करें वो कॉस्ट आपकी इंकर होनी ही होनी है, वो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट जो सिर्फ तभी इंकर होगी अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन कर लिया, इस कॉस्ट को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। याद है ना आपको ये बात? भूले तो नहीं है ना? चलिए शाबाश, तो ये है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अच्छा, एक्सटर्नल फी, लीगल फी फॉर ड्यू डिलीजेंस, नहीं, ड्यू ट्रैवल कॉस्ट वो भी इंकर होनी होनी है चाहे आप विन करें या ना करें। तो ये तो दोनों कॉस्ट आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं। अच्छा, और आपको पता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट अगर आपको एक्सपेक्टेड हो कि आप फ्यूचर में रिकवर कर लेंगे, तो फिर आपको याद होगा हम कहते थे कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट को आपने क्या बना डालना है, अपना एसेट बना देना है, और शुड बी कैपिटलाइज एज ए कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ठीक है जी? लेकिन वो कॉस्ट regardless of whether contract has been obtained or not, irrespective of that whether the contract has been obtained or not, वो कॉस्ट इंकर होगी ही होगी। वो कॉस्ट हमारी एक्सपेंस आउट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक हो गया जी बच्चे? तो हाउ टू रिकॉग्नाइज द अबव कॉस्ट।
कैपिटलाइज करना है ₹0 और एक्सपेंस करना है 50,000, नहीं इन दोनों का टोटल करें। तो ये पहले टोटल कर लेते हैं, ये फिगर होगी 40,000 की, 40,000 को एक्सपेंस आउट करना है, बाकी 10,000 को एसेट बना देना। अब ये ऑप्शन ढूंढनी है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन ढूंढिएगा, कौन सी ऑप्शन बन रही है, कैपिटलाइज कर ले 10,000, बात ठीक है, कैपिटलाइज करना है एसेट बना ले, एक्सपेंस करना है 40,000, तो बी ऑप्शन करेक्ट। 40 यकम जनवरी 2009 को एक एंटिटी नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि वो प्रोडक्ट ट्रांसफर करेगी अपने कस्टमर को 31 मार्च 2009। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात मौजूद है कि कंसिडरेशन पे की जाएगी 1,000 रुपए की एडवांस में 31 जनवरी 20x9, मगर कस्टमर कंसिडरेशन पे करेगा, बट कस्टमर पे द कंसिडरेशन 1 मार्च 2009। ठीक हो गया। एंटिटी ट्रांसफर करेगी प्रोडक्ट 31 मार्च 2009। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट है नॉन कैंसिलेबल। आपको पता है कि जैसे ही नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, पेमेंट रिसीव हो जाए, पेमेंट की ड्यू डेट हो, पेमेंट ड्यू हो जाए, तो बगैर किसी कंडीशन के अनकंडीशनल हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिसीवेबल। क्या रिकॉर्ड करना है, और अगर कंडीशनल हो तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जी बच्चे, अगर कंडीशनल हो तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और अगर अनकंडीशनल हो, जैसे कि नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल किया ही नहीं जा सकता, कंडीशन तो है नहीं, तो जो रिसीवेबल हमें रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि अनकंडीशनल राइट टू रिसीव पेमेंट है। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब जैसे ही आपको पेमेंट रिसीव हुई, जैसे ही पेमेंट रिसीव हुई यकम मार्च को, अब आप मुझे बताइए कि एंट्री का पोस्ट, चले जी शाबाश, देखते हैं कि किस डेट पे एंट्री पूछ रहा है। पहले कह रहा है जनरल एंट्रीज इज रिक्वायर्ड टू बी पास 31 जनवरी 20x9। चले जी इस डेट पे एंट्री पोस्ट कर लेते। इस डेट पे देखिए पेमेंट ड्यू हो गई है, अभी रिसीव नहीं हुई, रिसीव तो इस डेट पे होनी है, तो हमें हमसे यकम मार्च की एंट्री नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है इस डेट पे, जिस डेट पे पेमेंट ड्यू हुई है। तो जब पेमेंट ड्यू होगी तो हम एंट्री पोस्ट कर देंगे रिसीवेबल, एक्चुअली पेमेंट तो रिसीव नहीं हुई अभी, लेकिन ड्यू तो हो गई है ना, रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, रिसीवेबल कितने से, 1,000 से रिसीवेबल रिकॉर्ड हो जाए। क्या हमने सेटिस्फाई कर दिया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, नहीं, वो तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने प्रोडक्ट अभी ट्रांसफर करनी है, इन फ्यूचर करनी है, वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। तो क्या हुआ, एसेट भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी। तो बच्चे अब इसमें से ऑप्शन बताइएगा कौन सी ऑप्शन है, रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, सी ऑप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 50। बच्चे, एक एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया 100, एंटर इनटू 100 कॉन्ट्रैक्ट्स 31 दिसंबर 2007 को कस्टमर के साथ। हर कॉन्ट्रैक्ट में सेल करना है एक प्रोडक्ट को जो कि 100 रुपए की है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय पर कॉन्ट्रैक्ट कीमत है 100 रुपए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 रुपीज। ठीक होगा जी बच्चे। कैश रिसीव होगा जब कंट्रोल प्रोडक्ट का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए। एंटिटी के कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस है अलाउ द कस्टमर टू रिटर्न, कस्टमर को इस बात की इजाजत होती है वो अपनी प्रोडक्ट अगर उसे अच्छी नहीं लगी, समझ नहीं आई, तो वो प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकता है। अभी तक जब तक रिटर्न कर सकता है, ठीक है ना, तब तक रेवेन्यू तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर हमें देखना भी पड़ता है कि एक्सपेक्टेड क्या है, कि कस्टमर कितने % चांसेस हैं, या कितनी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनके लिए कस्टमर हमें प्रोडक्ट्स रिटर्न करने का करेगा। अच्छा बच्चे, एंट्री कस्टमर्स एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस है कि कस्टमर रिटर्न कर सकते हैं अनयूज प्रोडक्ट को 30 दिन के अंदर अंदर, और पूरी की पूरी पेमेंट रिफंड में वापस भी ले सकता है। एंटिटी की कॉस्ट ईच प्रोडक्ट की है 60 रुपए एक्स। अब इसके लिए दो मेथड यूज होते थे, एक प्रोबेबिलिटी और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एंटिटी एस्टिमेट कर रही है कि 97 प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होंगी। अच्छा, अब इस पे होता है कि एक्सपेक्टेशन, पहले हमें ये दे, वेरिएबल कंसिडरेशन की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड।
एंटिटी का अंदाजा है कि 97 प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होंगी। अब जितनी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होंगी उतनी प्रोडक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो रेवेन्यू कितनी प्रोडक्ट का रिकॉर्ड हो जाएगा? 97 इंटू 100। कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 9700 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया। जब तक 30 डेज गुजर नहीं जाते तब तक बाकी 3 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। सही हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले जी बच्चे। एंटिटी का अंदाजा है कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द प्रोडक्ट विल बी इमटेरियल। जो कॉस्ट होगी रिकवरिंग की वो इमटेरियल होगी और एक्सपेक्ट दैट द रिटर्न प्रोडक्ट कैन बी रीसोल्ड एट अ प्रॉफिट। जी ये तो कंडीशन है ही IFRS 15 की, वो कंडीशन पूरी होगी। व्हाट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। आपने बताना है क्या रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड हो और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी रिकॉर्ड। आपको पता है पेमेंट अगर हम 100 के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री क्या पोस्ट हो जाएगी? बैंक डेबिट कर देंगे। कितने से? 10 के 10,000 रुपए से। रेवेन्यू तो हम पूरा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रेवेन्यू कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड होगा? 9,700 रुपए से। बाकी 300 से क्या रिकॉर्ड हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। शाबाश। अब आप मुझे बताइएगा रेवेन्यू कितने से? 9700 से और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 300। तो कौन सी ऑप्शन हुई? सी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक। जी बच्चे MCQs नंबर 16। मैकेनिकल लिमिटेड ML सेल कर रहा है मशीन और ऑफर कर रहा है इंस्टॉलेशन और टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज। इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस हर प्रोडक्ट की कुछ इस तरह से। गुड्स की सेलिंग प्राइस है 75,000 रुपीज, इंस्टॉलेशन की 30,000 और 1 ईयर सर्विसेज है 45,000। ML सोल्ड अ मशीन। ML ने मशीन बेची यकम में 2001 और चार्ज की रिड्यूस प्राइस 1 लाख रुपया। इसके साथ ही साथ इंस्टॉलेशन भी है और 1 ईयर सर्विस भी है। ML ऑफर कर रहा है डिस्काउंट जब कस्टमर परचेज करता है पूरा पैकेज प्रोडक्ट्स का, सारे का सारा, तीनों की तीनों प्रोडक्ट का एक ही पैकेज। तो फिर क्या कर देता है? डिस्काउंट ऑफर कर देता है। IFRS 15 के मुताबिक आपने बताना है कि ML रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करे ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करे? 2001। अब ये 2 स्टेप प्रोसेस। पहली बात तो ये कि ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है। ट्रांजैक्शन देखें मैं इसी के सामने लिख देता हूं। ट्रांजैक्शन प्राइस है ये 100,000। अब कैलकुलेट करना है किस तरह से, इन सब का टोटल कीजिएगा 75, 30 एंड 45। 75, 30 एंड 45 150,000। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी? 75,000 डिवाइड करना है 150,000 और मल्टीप्लाई कर देना है 100,000। जी कैलकुलेट कीजिएगा। 75 डिवाइडेड बाय 100,000 मल्टीप्लाई बाय 75,000 डिवाइडेड बाय 150,000 और मल्टीप्लाई किया 100,000। तो आंसर कितना है? 50,000। इसी तरह से 30,000 डिवाइडेड बाय 150,000 और मल्टीप्लाई कर देना है 100,000। अब बच्चे बताइएगा आंसर कितना है? कैलकुलेट करें जल्दी से। 20,000। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट वन बच्चे 45,000 डिवाइडेड बाय 150,000 और मल्टीप्लाई करना है इसे 100,000 से। जी बच्चे बताइएगा इसका आंसर कितना बन रहा है? इसका आंसर है 30,000। तो टोटल किया 100,000। अच्छा अब बड़ी तवज्जो से बात समझनी। ये तो है पॉइंट इन टाइम। उसी वक्त रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, रिकॉर्ड भी हो जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा अब इंस्टॉलेशन भी पॉइंट इन टाइम। बट सर्विसेज 1 साल भर की हैं,
ये है ओवर टाइम। अब इसके लिए हमें ये देखना होगा ये कॉन्ट्रैक्ट किस डेट पे हुआ था और रिपोर्टिंग डेट तक कितने मंथ गुजर चुके हो। अब हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए वर्किंग करनी है, तो रेवेन्यू के लिए मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। रेवेन्यू के जो गुड्स ट्रांसफर हो रही है गुड्स की अमाउंट कितनी है 50,000। अच्छा, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन है 20,000 की। अच्छा बच्चे, अब सर्विस, इसकी वर्किंग जरा अच्छे से कीजिएगा। सर्विस देखिएगा 30,000 है 12 मंथ के लिए, 30,000 12 मंथ के लिए जी, ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस डेट पे हुआ, ये कब में हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 8 महीने, 8 मंथ्स हो गए ना। तो बच्चे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपके सामने कैलकुलेट करने लगा हूं। 30,000 डिवाइड करें इसे 12 से और मल्टीप्लाई कर दें 8 से। जी, कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कितनी फिगर बन रही है इसकी। जी शाबाश, 20,000। तो टोटल फिगर हो गई 90,000। 90,000 से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी। तो कौन सी ऑप्शन हुई, सी ऑप्शन। तो प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक क्लियर होगी बच्चे बात। चलिए जी बच्चे, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17। सीएल लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल स्पेयर पार्ट्स एक नए कस्टमर को 10 मिलियन के सेल कर रहे हैं। यह कम जुलाई 2007। कस्टमर ने 9,90,000 रुपया उसी वक्त पे कर दिया, अपफ्रंट उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया, साथ ही पे भी कर दिया और एग्री किया है कि रिमेनिंग बैलेंस पे करेगा यकम जुलाई 2008 को। यकम जुलाई 2007 से यकम जुलाई 2008 तक, एक साल बाद 6% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने बताना है इनिशियली रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड होगा in respect of sale of vehicles spare parts in the statement of profit or loss for the year ended 31 दिसंबर 2007। ठीक है जी। अब आपने बताना है रेवेन्यू कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये देखिएगा कितने पैसे उसको रिसीव हो चुके होंगे, रेवेन्यू कितना रिसीव हो चुका हुआ है, रेवेन्यू देख लो। जितना कैश एक्चुअली उसी वक्त रिसीव हो गया वो तो है 9,90,000। अच्छा, अब रिमेनिंग बैलेंस कितना है, 10 मिलियन है टोटल अमाउंट। 10 मिलियन में से माइनस कर दें 9,90,000। 9,90,000 माइनस करें, रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया है, कितनी फिगर है रिमेनिंग, रिमेनिंग फिगर है 9,010,000, इतनी फिगर रिमेनिंग। अब हमें इसको डिस्काउंट करना, ठीक हो गया। अच्छा, अब डिस्काउंट करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या, 9,010,000 into 1.06 raised to power minus। तो इसकी फिगर कितनी बन रही है बच्चे, इसकी फिगर है 8.5 मिलियन। अब रिमेनिंग रिसीवेबल जो बैलेंस है वो है 8.5 मिलियन। अब टोटल रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड होगा, इतने से रिकॉर्ड होगा 9490,000। ठीक हो गया जी बच्चे। इसमें से बताइएगा कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। शाबाश, ये देखिएगा ये ऑप्शन सही हो गया जी बच्चे। चलिए जी बच्चे, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। गोल्डन लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक मेजर चेन रिटेल स्टोर से। कस्टमर ने कमिट किया है कि वो बाय करेगा कम से कम 20 मिलियन की प्रोडक्ट अगले 12 माह के अंदर। कमिट कर रहा है कि अगले 12 माह के अंदर अंदर कितनी प्रोडक्ट्स कम से कम बाय करेगा, 20 मिलियन। टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
के मुताबिक गोल्डन लिमिटेड को पेमेंट करनी है 1 मिलियन की कंपनसेट करने के लिए कस्टमर को फॉर चेंजेस जो उसको जरूरी है रिटेल स्टोर्स को अकोमोडेट करने के लिए प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, अब कमिटमेंट है कि आपको 1 मिलियन की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी, 1 मिलियन की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपको 1 मिलियन की पेमेंट करेंगे, इसका मतलब है 20 मिलियन की प्रोडक्ट्स वो इन फ्यूचर एक्वायर करेगा। 1 मिलियन की पेमेंट आपको उसे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इस केस में अगर हम देखें तो 1 मिलियन की प्रोडक्ट पेमेंट करनी है, 1 मिलियन की कितने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में, 20 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के बदले में। इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो इसका मतलब है 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। समझ आई बात की? क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? 5% डिस्काउंट। 31 दिसंबर 2001 को गोल्डन लिमिटेड ने ट्रांसफर किए प्रोडक्ट 4 मिलियन सेल वैल्यू कस्टमर। अब आपसे पूछा जा रहा है बताएं रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा ओवर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 में। तो इसको दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो है कि 4 मिलियन की फिगर, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 95%। ये फिगर होगी 3.8 मिलियन। क्या इस तरह से हो सकता है? 1 ठीक हो गया जी, ये 1 9। वो किस तरह से बचे? 20 टोटल कॉन्ट्रैक्ट था, 1 उसमें से डिस्काउंट दे दिया, 19 ऐसे बन गया। अब इस 19 को आपने डिवाइड करना है टोटल 20 से और इसको मल्टीप्लाई कर देना है अब 4 मिलियन से। इतने का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है कि ये 19 की फिगर कैसे बनी। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे अगेन इसका आंसर भी 3.8 मिलियन ही बनेगा। ठीक है जी बच्चे, तो बताइएगा कौन सी ऑप्शन है? शाबाश, ये ऑप्शन। ठीक है ना बच्चे? चलिए नेक्स्ट 19 एमसीक्यूज डिस्कस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सिल्वर लिमिटेड ने एक मशीन सेल की है और 1 साल की फ्री टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज 1 लाख रुपए। दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक है मशीन और एक है फ्री टेक्निकल सर्विसेज। देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फर्स्ट वन मशीन, सेकंड वन क्या है? फ्री सर्विसेज। और इसके लिए ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? इसके लिए ट्रांजैक्शन प्राइस है 100,000। यूजुअली ये मशीन सेल करते हैं 95,000 की, बट डज नॉट सेल टेक्निकल सपोर्ट इस मशीन की, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट की। ठीक है ना? इस टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज इंडिपेंडेंटली सेल नहीं करते। अदर सपोर्ट सर्विसेज ऑफर की जाती है सिल्वर लिमिटेड की तरफ से मार्कअप ऑफ 50% पे, कॉस्ट का 50% मार्कअप चार्ज किया जाता है। तो लग ये रहा है कि इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने में उन्हें कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ेगी? 20,000 रुपए। कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ेगी? 20,000। तो वही इक्वेशन जो हमने पहले बनाई थी, सेल प्राइस, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि मैं साथ ही फिगर्स पे लिख सकता। सेल प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा अब मुझे बताइएगा 50% मार्कअप चार्ज किया जाता है। मार्कअप किसकी बेस पे होता है? कॉस्ट की। तो कॉस्ट कितना परसेंट हो जाएगी? 100%। जो बेस होती है वो 100% हो जाएगी। तो सेल प्राइस कितना परसेंट हो गई? 150% होगी। अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सेल प्राइस कितनी होगी इसकी, 20,000 कॉस्ट है। 20,000 क्या है? ये कॉस्ट। तो मुझे बताइएगा कॉस्ट की परसेंटेज कौन सी हुई? कॉस्ट की परसेंटेज फिर यही हुई ना, तो उसे डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई, हमें तो सेल प्राइस चाहिए तो सेल प्राइस 150 से 150 से मल्टीप्लाई कर।
तो हमारे पास इसकी स्टैंड अलोन प्राइस बन गई। सेलिंग, अगर सेलिंग प्राइस हो सर्विसेज की तो वो कितनी बनेगी, 30,000 की। शाबाश, ठीक हो गया जी बच्चे। अब हम काम करते हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है दो, कौन कौन सी, एक है मशीन और दूसरी है सर्विसेज। मशीन के लिए 95,000, सर्विसेज के लिए 30,000, टोटल अमाउंट 1,25,000। मगर इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है, इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस है 100,000। अब हमें एलोकेट करना है, इसके लिए वही फॉर्मूला, क्या करेंगे, 95,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 मल्टीप्लाई कर दें इसे 100,000। जी, बात समझा पाया हूं आपको, ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, कैलकुलेशन करके मुझे बताइएगा कितनी फिगर बन रही है। जी शाबाश, 76,000। तो अगली आप बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं, या आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। 30/125 मल्टीप्लाई कर दें इसे 100,000 से। तो ये फिगर कितनी बन गई, 24,000। तो बच्चे अब मुझे ऑप्शन बताइएगा, हाउ मच दैट ट्रांजैक्शन प्राइस शुड बी एलोकेटेड टू टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट को कितनी एलोकेट हुई, शाबाश, टेक्निकल सपोर्ट को कितनी एलोकेट हुई है, 24,000। नेक्स्ट वन बच्चे, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जुपिटर लिमिटेड 2 साल का मुआहदा कर रहा है 1 जनवरी 2007 को एक कस्टमर के साथ मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कंप्यूटर नेटवर्क में। जेएल ने ऑफर की है फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शंस। पहली बात कि इमीडिएट पेमेंट करेगा 2 लाख रुपए, दूसरी पेमेंट करेगा 1,10,000 हर साल के एंड पे, जब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी साथ ही 1,00,000 रुपए, 1,10,000 रुपए की पेमेंट भी हो जाएगी। जी बच्चे, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्काउंट रेट ये है, व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ऑप्शन 2, ये ऑप्शन, इसको भूल जाए। 31 दिसंबर 2007, तो सीधी सीधी सी बात है, रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड होगा, ओवर टाइम है ना, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर दी रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर देंगे। रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 110,000 से ही रेवेन्यू रिकॉर्ड। ठीक हो गया जी। तो इस केस में हमें कोई प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है इस सिचुएशन। ठीक हो गया जी बच्चे। चलिए जी बच्चे, तो एमसीक्यूज नंबर 20 भी हमने डिस्कस कर लिया, 21 डिस्कस कर, बिस्मिल्लाह। एक कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कंस्ट्रक्शन का, कि उसने एक वेयर हाउस बिल्ड करना है अपने कस्टमर के लिए। एग्रीड प्राइस है 20 मिलियन और स्पेसिफाइड कंप्लीशन डेट है 31 अक्टूबर 2050। कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहा है कि कंपनी रिसीव करेगा इंसेंटिव पेमेंट फर्दर 2.5 मिलियन की, अगर वेयर हाउस कंप्लीट हो गया 30 जून 2050 से पहले। अब आप मुझे बताइएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड डेट से पहले मुकम्मल हो गया तो फिर कितने पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर पेमेंट होगी, शाबाश, 20 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है जी। अच्छा, अगर वेयर हाउस कंप्लीट हुआ, इफ द वेयर हाउस इज नॉट कंप्लीटेड, अगर वेयर हाउस कंप्लीट ना हुआ, सिमिलरली प्राइस विल बी रिड्यूस, सॉरी मैं बात एक छोड़ गया था। इसी तरह से अगर प्राइस कम हो जाएगी 2 मिलियन से, अगर वेयर हाउस कंप्लीट ना हुआ अंटिल 31 दिसंबर 2050, 31 दिसंबर तक अगर मुकम्मल ना हुआ तो फिर कितना, फिर 2 मिलियन से रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें ऑप्शंस बन रही है, पहले हम ऑप्शन बना ही लेते हैं। ऑप्शंस, पहली ऑप्शन मैंने बना, अगर टाइम पे कंप्लीट हो गया, अगर टाइम पे कंप्लीट हो गया 20 मिलियन ये भी मिलेगा, और 2.5 ये तो सॉरी टाइम से पहले अगर मुकम्मल हो गया, 30 जून से पहले मुकम्मल हो गया, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 22.5। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या है, अगर वक्त पे मुकम्मल ना हुआ तो 2 मिलियन की अमाउंट कम हो जाएगी, तो 2 मिलियन की अमाउंट कितनी बनती है, 18, 20 में से 2 माइनस कर देंगे। ये फिगर कैसे बनी, 20 प्लस 2.5, अगर वक्त से पहले मुकम्मल हो गया।
वक्त पे मुकम्मल ना हुआ और फिर उसके बाद 31 दिसंबर तक भी मुकम्मल ना हुआ तो फिर पेनल्टी चार्ज की जाएगी 2 मिलियन। थर्ड वन ऑप्शन क्या है? अब थर्ड वन ऑप्शन, रिमेनिंग जो ऑप्शन बचेगी वो थर्ड वन ऑप्शन हो जाएगी। कंपनी का अंदाजा है कि 15% प्रोबेबिलिटी है कि कंप्लीट हो जाएगा बिफोर 30th। 30% प्रोबेबिलिटी क्या है कि वक्त से पहले ही, सॉरी 15% प्रोबेबिलिटी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 15% प्रोबेबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट वक्त से पहले ही मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दूसरी बात, 80% प्रोबेबिलिटी है कि कंप्लीट हो जाएगा 31 अक्टूबर 20Y0। इसका मतलब है थर्ड वन ऑप्शन क्या है? 20 मिलियन ही होगी। उसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है? 80% प्रोबेबिलिटी। सही हो गया, क्योंकि थर्ड वन क्या है? 30 जून तक अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल कर दिया तो कोई फाइन नहीं होगा, कोई एडिशनल बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। मगर अगर आपने 30 जून से पहले मुकम्मल कर दिया, ठीक है ना, ये मैं आपके सामने ये इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। देखिए, अगर 30 जून से पहले मुकम्मल किया तो 20 प्लस 2.5 मिलेगा, टोटल अमाउंट हो जाएगी 22.5 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 15%। अच्छा, इसी डेट पे एग्जैक्ट मुकम्मल हो जाए तो 20 ही मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 80%। अच्छा, थर्ड वन, अगर 31 दिसंबर तक मुकम्मल ना हो पाया, 31 दिसंबर तक अगर मुकम्मल ना हो पाए, अच्छा ये सॉरी मैंने ना एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, मैं इसको करेक्ट कर दूं। ये देखिए, इस डेट पे या इससे पहले मुकम्मल किया तो ये ऑप्शन होगी। नेक्स्ट वन, आपने इस पीरियड में मुकम्मल किया, अब ये बात ठीक हो गई। अगर आपने इस पीरियड में लिखा ना 31 अक्टूबर, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। अच्छा बच्चे, अगर आपने इस पीरियड में मुकम्मल किया तो कोई फाइन नहीं होगा, फिर आपको 20 मिलियन पे किया जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी है बच्चे 80%। बात मुकम्मल हो गई। दूसरी ऑप्शन ये पहली ऑप्शन हो गई, ये दूसरी ऑप्शन हो गई। थर्ड वन, अगर आप इस डेट तक मुकम्मल ना कर पाए तो फिर 20 मिलियन में से आपको 2 मिलियन फाइन के तौर पे देने पड़ेंगे, तो फिर 18 मिलियन मिलेगा सिर्फ आपको, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 5%। ठीक हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 5%। अब हम वर्किंग करते हैं जी इसकी, तो वर्किंग करें जी, कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कितनी अमाउंट बन रही है जी। सबसे पहले 22.5 मल्टीप्लाई बाय 0.15, 3.375, 3.375। अच्छा, अगेन 18 into 05, 0.90। थर्ड वन एंड द लास्ट वन, 20 into 0.8, 16। इसका आप टोटल कर लीजिएगा। टोटल अमाउंट कितनी बन रही है जी इसकी? टोटल अमाउंट बन जाएगी 3.375 प्लस 0.90। ठीक हो गया जी। तो ये फिगर है 20.275, 20.27। अब इसमें से ऑप्शन बताइएगा कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक हो गया। ये जब ये लेवल एमसीक्यूज है, एक अच्छा एमसीक्यू, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। डेट से मैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल अप्लाइड बाय आईएफआरएस 15 जब डिटर्मिनिंग वेदर और नॉट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब आपने अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बताना है जो आईएफआरएस 15 में अप्लाई होता है, कि अगर आप एक चीज को बेच के दोबारा खुद ही रीपर्चेज कर लेंगे उसे, तो क्या है जी बच्चे? रीपर्चेज एग्रीमेंट है सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है? रिपोर्टिंग एंटिटी एक्चुअली गुड्स सेल नहीं कर रही,
गुड्स का राइट ट्रांसफर नहीं कर रही, गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रही, उसे पैसों की जरूरत है, वो एज ए सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर रही है, उसके बाद उसने गुड्स वापस अपनी बाय कर, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये इसको रिफ्लेक्ट कर। अच्छा बच्चे, विद रिगार्ड टू द डेफिनेशन रेवेन्यू की जो IFRS 15 ने प्रोवाइड की है, कौन सी बात ठीक है? रेवेन्यू इंक्लूड कैश रिसीव नहीं, रेवेन्यू इंक्लूड कैश रिसीव फ्रॉम बोरोविंग ये भी बात ठीक नहीं है, रेवेन्यू मे अराइज फ्रॉम ईदर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज तक ठीक थी, ये बात ठीक नहीं है। रेवेन्यू अराइजेस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ओनली, तो 23 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? डी, डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 24, आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। जब आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमर के साथ IFRS 15 में, कॉन्ट्रैक्ट जो कस्टमर के साथ एग्जिस्ट करता है व्हेन ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। ये किसका? कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया, कॉन्ट्रैक्ट का क्राइटेरिया। इट इज अप्रूव्ड एंड इन्फोर्सेबल, कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टी राइट, पेमेंट टर्म्स एंड प्रोबेबल टू कलेक्ट कंसिडरेशन। सही होगा जी, ये एक बात है। अच्छा, अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये प्राइमरी बात पड़ी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये कंडीशन नहीं है, ये हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि वो इन्फोर्सेबल होना चाहिए, अदरवाइज तो वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही नहीं आता। ठीक हो गया जी बच्चे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के क्राइटेरिया की बात ये ठीक है नहीं है। दूसरी बात, इट इज अप्रूव्ड कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टी राइट, ये भी बात ठीक है। उसके बाद पेमेंट टर्म्स भी, कमर्शियल सब्सटेंस भी, और प्रोबेबल टू कलेक्ट कंसीडरेशन, ये बात ठीक लग रही है। अप्रूव्ड एंड इन्फोर्सेबल, अगेन वही बात, अगर तो इन्फोर्सेबल ही नहीं है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। अब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, हम सबसे पहले कहते हैं आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, उसमें तो ये बात हमने देखी। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि क्या अगर ये कंडीशंस मीट कर गई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, अगर कंडीशन ना मीट की तो फिर दो बात, फिर दो, उसमें भी हर एक बात में हमने तीन तीन कंडीशन पढ़ी थी याद करने के लिए। ठीक है ना, आपको याद है कि हमने कहा था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिग्निफिकेंटली या मुकम्मल तौर पे आपने सेटिस्फाई कर दी है, पेमेंट रिसीव हो चुकी हुई है सिग्निफिकेंट पोर्शन पेमेंट का, और वो नॉन रिफंडेबल होना चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दें। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट हो जाए, पेमेंट आप रिसीव कर चुके हुए हो, कंसिडरेशन रिसीव हो चुकी हुई हो, और वो नॉन रिफंडेबल हो, तब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देते, याद है ना आपको? तो ये उस कंडीशन की बात कर रहा है, तो इस केस में सिर्फ बी ही ऑप्शन बनती है। ठीक है जी बच्चे, नेक्स्ट 25, स्टेप 1 में आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना IFRS 15 के मुताबिक कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए इससे पहले कि एंटिटी अकाउंट फॉर करे कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमर के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज कंडीशन, कौन सी इनमें से कंडीशन नहीं है? हर पार्टी का राइट विद रिगार्ड टू गुड्स एंड सर्विसेज कंसर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, ये बात तो है, ये कंडीशन तो है कि हर पार्टी का राइट होना चाहिए। पेमेंट टर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड, पेमेंट की टर्म भी क्या होनी चाहिए? आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, ये भी ठीक है, पेमेंट की टर्म्स भी जरूरी थी। एंटिटी और कस्टमर हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट और कमिटेड हो के वो इन ऑब्लिगेशंस को जो इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है वो पूरी करेंगे, दोनों ही, ये भी बात ठीक है। एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन टू विच इट इज इंटाइटल्ड, इसमें एक बात में सीख, क्या हो? इट इज सर्टन, सर्टन नहीं है वर्ड, क्या है? प्रोबेबल, क्या वर्ड है? प्रोबेबल, सर्टन नहीं है, तो इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल कलेक्ट द कंसीडरेशन, याद है ना आपको? तो ये ऑप्शन डी। बच्चे 26 एमसीक्यूज, स्टेप 2 रिक्वायर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की आइडेंटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में, this is often referred to as an unbundling and is done at beginning of a contract, कहते हैं बाजू का इसे रेफर किया जाता है, अनबंडलिंग, बंडल नहीं है, पैकेज नहीं है, और ये डिसाइड हम
कॉन्ट्रैक्ट बिग के शुरू में ही कर लेते हैं। व्हाट इज द की फैक्टर इन आइडेंटिफाइंग अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? ये फैसला करने के लिए कौन सा की फैक्टर है? अब उसमें हमें 4 ऑप्शंस बता दिए, हमें डिसाइड करना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। पासिंग ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड टू द कस्टमर, जी बिल्कुल ठीक है, तो होना चाहिए। डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द गुड्स, ये तो कोई किसी जगह पे भी बात हमने नहीं पढ़ी। डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ी है कहीं भी? जी शाबाश। ये पासिंग ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड, के रिस्क एंड रिवॉर्ड पास हो जाए, ये बात जो है, ये मुझे बताइएगा, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड पास ऑन हो जाएगा रेवेन्यू, ये तो तब होगा ना जब हम कहेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड पास ऑन हो जाए, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड, याद है ना आपको ये वर्ड? ये तो रेवेन्यू की रिकॉग्निशन के लिए था, इसके लिए नहीं था। शाबाश, बिल्कुल सही पिक किया आपने पॉइंट। तो फिर क्या बी बात ठीक लग रही है आपको? बिल्कुल सही हो गया। डिस्टिंक्टिवनेस, हमने कहा था ये देखना है कि ये गुड डिस्टिंक्टिव है या एक पैकेज, ठीक है ना। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल जिसे हम कहा करते थे, क्या वर्ड बोलते थे? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, तो इसे कहते हैं डिस्टिंक्टिवनेस। पेमेंट टर्म्स, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की केस में, और इनफोर्सेबिलिटी तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट का मेन एलिमेंट है कि एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अदरवाइज तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कहलाता। एमसीक्यूज नंबर 27 बच्चे। स्टेप 3 रिक्वायर द एंटिटी टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। आपने डिटरमिन करनी है कि ट्रांजैक्शन प्राइस, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो कि एक एंटिटी एक्सपेक्ट करती है टू बी इंटाइटल इन एक्सचेंज फॉर प्रॉमिस गुड्स, के प्रॉमिस गुड्स के बदले में वो कंसिडरेशन रिसीव करेगी। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन प्राइस वेरिएबल और कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी हो सकती है। एंटिटी कैसे अंदाजा लगाती है इस वेरिएबल कंसिडरेशन? दो बातें पढ़ी हुई हैं हमने, याद कीजिएगा। इसके लिए हमने दो बातें पढ़ी हुई, दो मेथड यूज करते थे हम। शाबाश, कौन कौन से मेथड? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, जी शाबाश, और दूसरा मोस्ट लाइकली अमाउंट। शाबाश, ये दो बात। तो ऑप्शन देखिएगा, एक्सपेक्टेड, ओ ये पहली ही ऑप्शन है, ये सही हो गया जी। तो ये याद रखिएगा। बाकी लोअर ऑफ द एक्सपेक्ट, नहीं ये बात तो नहीं, लोअर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ये बात नहीं बनी। चॉइस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू और मोस्ट लाइकली अमाउंट नहीं, ये नहीं। हायर ऑफ द नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मोस्ट लाइकली, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने पहले वर्किंग की एक एमसीक्यूज में, ठीक है जी बच्चा। स्टेप 4 रिक्वायर द एलोकेशन, एलोकेशन करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस की सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एलोकेशन की जाती है, बेस्ड होती है रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रॉमिस की जाती है, और ये एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इसको इसमें एडजस्ट नहीं की जाती सब्सिक्वेंट चेंजेस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस गुड्स और सर्विसेज। What is the best evidence of standalone selling price? बेस्ट एविडेंस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का क्या होता है जी, बताइएगा जी। शाबाश शाबाश, ऑब्जर्वेबल प्राइस बेस्ट एविडेंस। और अगर ऑब्जर्वेबल प्राइस ना हो तो फिर हम कहते थे, क्या करें जी? जी, वो हम लोग असेस्ड मार्केट असेसमेंट अप्रोच हो गई, ठीक है ना, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच हो गई, कॉस्ट मेथड जिसमें हम इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया करते थे, तो वो उसके बाद हम डिस्कस करते। तो अभी फिल वक्त कौन सी है? ऑब्जर्वेबल प्राइस, ठीक होगा जी बच्चे। नेक्स्ट स्टेप 5 अलाउ करता है एक एंटिटी को कि रिकॉग्नाइज करे रेवेन्यू, कब? when और as each performance obligation is satisfied, जब हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है पैटर्न ऑफ ट्रांसफर के मुताबिक, जैसे जैसे जो गुड्स
ट्रांसफर होती जाएगी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होती जाएगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर एक एंटिटी सेटिस्फाई नहीं करती परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को ओवर टाइम, इट सेटिस्फाइज इट एट अ पॉइंट इन टाइम, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब कंट्रोल पास ऑन एट दैट पॉइंट इन टाइम। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं इंडिकेट करता पासिंग ऑफ कंट्रोल? पासिंग ऑफ कंट्रोल को इंडिकेट नहीं करता, इनमें से कौन सा? ठीक है जी बच्चे, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अच्छा जी बच्चे, प्रेजेंट राइट टू पेमेंट फॉर द एसेट, नहीं जी। मे नॉट इंडिकेट द पासिंग ऑफ कंट्रोल, नहीं ये तो नहीं बताता। प्रेजेंट राइट टू पेमेंट फॉर द एसेट, ये तो नहीं बताता, ठीक है ना। मे नॉट इंडिकेट द पासिंग ऑफ कंट्रोल, नहीं इंडिकेट करता पासिंग ऑफ द कंट्रोल, ये तो इंडिकेट करता है। शाबाश, बिल्कुल सही हो। प्रेजेंट, आज किसका राइट है कि एसेट के बदले में पेमेंट, ठीक है ना, ये तो कर। कस्टमर हैज लीगल टाइटल टू द एसेट, ये भी बताता है, लीगल टाइटल बताता नहीं है, बताता है लीगल टाइटल। एंटिटी हैज फिजिकल पोजेशन, अगर किसी के पास फिजिकल पोजेशन हो और वो ट्रांसफर कर दे पोर्शन, पोर्शन नहीं सिग्निफिकेंट पोर्शन, कौन सा पोर्शन? सिग्निफिकेंट पोर्शन। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे पूछता हूँ ये बातें, ताकि आपको सही से समझ भी आ रही है या नहीं। तो एंटिटी के पास फिजिकल पोजेशन और वो ट्रांसफर क्या करते? सिग्निफिकेंट, सिर्फ पोर्शन नहीं। तो ये बात ठीक नहीं है, ये सिग्निफिकेंट होता तो ये बात ठीक थी, सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये बात ठीक। एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड फिजिकल पोजेशन ऑफ द एसेट, ये तो बताता है राइट के बारे में, इंडिकेट करता है कंट्रोल के बारे में कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया होगा। तो ये सब बातें बता रही हैं, सिर्फ कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन।